हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कराने वाली हूँ। हमारी बुक का नाम है MPS 1। ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर रखा है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करें। अपने शब्दों में आपको बताना है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना क्यों चाहिए। तो इसमें पहले तो आपको राजनीति अध्ययन क्यों करें इसका आपको पूरा बताना है कि कभी भी हम किसी का राजनीति सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो हमें पूरा समझ आता है कि उसका देश का विकास किस तरीके से हो रहा है, उस देश के अंदर की चीज़ें किस तरीके से हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर उसमें पॉइंट दे रखे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का ज्ञान। तो ये पॉइंट है कि ज्ञान कैसे होता है, सिद्धांत के निर्माण या अध्ययन से ही पता चलता है कि राजनीतिक विधियाँ किस प्रकार की और कौन कौन सी क्यों हो रही है, कि राजनीतिक में जो जो गतिविधियाँ हो रही है उसका हमें पता चल जाता है। ठीक है, राजनीतिक के निर्माण से हमें राजनीतिक की गतिविधियाँ या इन सब चीज़ों का पता चलता है। और हम फिर उसी से भविष्यवाणी की भी कर सकते कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा। जैसे कि अब देखिए, हमने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ रखा होगा तो हमें पता होगा कि आने वाली पार्टी कौन आ सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, हम भविष्य का थोड़ा पता लगा सकते हैं। भविष्य का मतलब ऐसे नहीं कि आप अपने बारे में भविष्य, वैसे नहीं, मतलब राजनीतिक सिद्धांत के अंदर चीज़ों का पता लगा सकते हैं। जो वर्तमान में जो हो रहा है, वातावरण में जो चीज़ें हैं उसको समझ सकते हो कि किस प्रकार से चीज़ें हो रही है, क्यों आंदोलन हो रहे हैं, इन सब को भी हम समझ सकते हैं। तो वही सब चीज़ें इसमें पॉइंट बताए गए हैं, आप इन्हों को पोज करके पढ़ लेना, दोनों साइड इसका आंसर है। ठीक है, और बहुत ईजी है इसलिए मैंने आपको नॉर्मली ऐसे समझा दिया है। इसके जितने भी पॉइंट है ना, तो आपका देखो 20 मार्क्स का तो क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आप इसके सारे पॉइंट याद कर लेना, एग्जाम में जितने आपको याद है उतने आप लिख देना और एक्सप्लेन कर देना थोड़ा थोड़ा, बट पॉइंट आप सारे कर लेना जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिले। क्योंकि ये हम पैराग्राफ में लिखते हैं तो उससे इतने अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं, बट अगर हम पॉइंट में कोई चीज़ लिखते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये तो हो गया इसका आंसर। सेकंड है, समानता और स्वतंत्रता के मध्य संबंध। समानता और स्वतंत्रता के मध्य मतलब वो कैसे एक दूसरे के पारस्परिक है या कैसे एक दूसरे के साथ में है। तो देखिए, समानता और स्वतंत्रता दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपको स्वतंत्रता दे दी जाए कि आप कुछ भी करो, बट आपको समानता नहीं दे रहे कि किसी के भी इक्वल नहीं रख रहे हैं, तो वही विभेद ही हो गया कि आपके साथ न्याय नहीं कर रहे। तो समानता और स्वतंत्रता दोनों एक साथ चलती हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधाभास बोल सकते हैं, सॉरी, एक ही सिक्के के दो पहलू बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपको समानता दे रहे हैं कि ठीक है आप सबको इक्वलिटी मिल रही है, हम आप सब समान हो, बट आपको स्वतंत्रता ही नहीं दे रहे, तो आप समानता क्या करोगे फिर जब स्वतंत्रता देंगे। तो इसी प्रकार से स्वतंत्रता दे दे और समानता न दे तो फिर आप स्वतंत्रता का क्या करोगे जब समान ही नहीं रखेंगे कहीं आपको, है ना। तो वो सब चीज़ें इसमें बताएंगे। बस अब यहाँ पे ऐसे बता रखे कि सामाजिक समाज में आपको समानता का अधिकार होना चाहिए, तभी आप क्या कहते हैं भेदभाव ख़त्म होगा, एक दूसरे से जुड़ोगे, आपको आप अपना विकास कर पाओगे। स्वतंत्रता में भी सेम ही है, आप अपना विकास कर पाओगे। ठीक है, देखिए एक दूसरे के पूरक होते हैं, हाँ वही बताया। सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो देनी चाहिए, सकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक समानता। समानता तो नॉर्मल समानता होती है, पर सकारात्मक स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है कि आप कुछ भी करें, दूसरे का भी नुकसान करें, आपकी स्वतंत्रता ही होगी नकारात्मक। सकारात्मक स्वतंत्रता हो गई जिसमें कि आप कुछ भी करें बट सामने वाले को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी और के हम अधिकार का हनन नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें इसमें हैं। तो आप इसको भी पोज करके पढ़ लेना। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आप जब पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता, समानता, राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, अधिकार क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं, मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ टिप्स पे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ सब क्वेश्चन कर लेना। न्याय, न्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन रॉक्स के ऊपर न्याय के सिद्धांत आते हैं। अभी नागरिकता आ गया। देखिए, समूह विभेदिक नागरिकता पर एक निबंध। जो समूह में विभेद होते हैं, भेदभाव होता है, उसके ऊपर नागरिकता के कानून या नागरिकता के बारे में बताना चाहिए। नागरिकता, सबको नागरिकता मिल रही है, आपको पता है, हमको नागरिकता मिल रही है कहाँ की, भारत की। तो इसका मतलब हम भारत के निवासी हैं, भारत की नागरिकता है। तो इसका मतलब हमें उन सब की संस्कृति, इन सब चीज़ों का पालन भी करना पड़ेगा, और हम यहाँ के संस्कृति वाले इंसान हैं। जो जहाँ के इंसान होते हैं उसको वहाँ की नागरिकता मिलती है, जो जहाँ के सांस्कृतिक का होते हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें बताया
बताया गया है कि नागरिकता कि सबको समान रूप से मिलनी चाहिए, सामाजिक सांस्कृतिक होती हैं, यहाँ पे आपको स्वाधीनता स्वतंत्रता समानता ये सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अपनी संस्कृति को अच्छे से आप बढ़ा सकते हैं, आप विकास कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, खुल के जी सकते हैं। ठीक है, अपनी संस्कृति के अंदर ही ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। इसमें आपको कुछ पॉइंट भी दे रखे हैं, तो आप पढ़ लेना। बहुत ईजी लैंग्वेज है वैसे इसमें। फिर राज्य और नागरिक समाज के मध्य संबंध। जो राज्य हैं, एक राज्य होता है और जो नागरिक समाज है, उनके बीच में क्या संबंध होता है? देखिए, राज्य जो होता है वो नागरिक समाज से ही मिलके बनता है ना। राज्य तो किसके लिए काम करता है? नागरिक समाज के लिए ही काम करता है ना। नागरिक के लिए काम करते हैं, खुद ही अपने लिए करते हैं, नागरिक के लिए करता है। तो वही इसमें है कि नागरिक और राज्य के बीच में बहुत गहरा संबंध होता है, उन दोनों के बीच में बननी चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि वो अपने आप कुछ काम करे, नागरिक कुछ और बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नागरिक ही राज्य को बनाते हैं, राज्य खुद नहीं बनता, नागरिक मिलके, समाज मिलके उसको बनाते हैं। वो सब चीज़ें इसमें, बाकी आप इसको पोस्ट करके यहाँ पढ़ लेने। यहाँ लिखे देखिए, राज्य और नागरिक समाज के बीच में जो संबंध है तुलनात्मक है। तुलना आप इसकी यहाँ पे कर रखी है, तुलनात्मक। किसने? अरस्तु और प्लेटो ने इसकी तुलना भी कर रखी है कि राज्य व समाज में अंतर नहीं करते हैं, क्योंकि राज्य और समाज में आप किसी भी प्रकार से अंतर नहीं करते हैं, क्योंकि राज्य और समाज एक दूसरे से ही बने, अलग अलग नहीं है। तो वही इसमें बताया गया है। तो आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना यहाँ से। अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, पीडीएफ के चार्जेस हैं कुछ, तो आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। और टोटल मेरे पास हर एक सब्जेक्ट के 3 पीडीएफ है, जिसकी MPS 1, 2, 3 की 3 पीडीएफ है, MPS 4 की एक ही पीडीएफ के ना 3 पीडीएफ इंक्लूड है। तो आप अगर आप उनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मैं वीडियो तो अपलोड कर दूँगी धीरे धीरे, बट आप पीडीएफ लेके पहले से पढ़ भी सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नागरिक सरकार की आज्ञा का क्यों पालन करें? कि एक नागरिक है वो सरकार की आज्ञा का क्यों पालन करेगा? क्योंकि देखिए, सरकार जो होती है वो नागरिक के हित में कार्य बोलती है। अगर वो नागरिक के हित में बोल रही है बातें तो उसका तो पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो होती है रूल रेगुलेशन से ही चलती है। अब देखिए, अभी कोरोना आया तो सरकार ने बोला मास्क लगाइए, आपने डिस्टेंस रखिए, तो ये हमारे हित में था, तो हमें उसका पालन करना चाहिए, है ना। हमें कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। बट ऐसा भी होता है जब हम उन्हों की बात नहीं मानते, जब हमें लगता है कि वो हमारे हित में नहीं बोल रही, तो फिर हम आंदोलन करते हैं, उसकी बातों को नकारते हैं, ठीक है, हड़ताल करते हैं। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि मनुष्य को सरकार की बातों का, कानून का पालन करना चाहिए, अगर कानून हमारे हक में। और कानून हमेशा हक में ही होता है, बट सरकार कभी हक में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो वही सब आपको इसमें पूरा बता रखा है, तो आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना एक बार। और देखिए, अगर हम सरकार का अगर कहना नहीं मानेंगे तो हमारा जो देश है या हमारा वो जो विकास सही से नहीं हो पाएगा, और जो सिस्टम है पूरा ख़राब हो जाएगा। यहाँ नेताओं की भी बात की गई है, जैसे करिश्माई नेता होते हैं, जो ऐसे नेता होते हैं अपनी बातों से लोगों को मंत्र मुक्त कर लेते हैं, है ना। जैसे अभी मोदी जी भाषण देते हैं तो सब लोग ध्यान से सुनते हैं उस भाषण को। तो ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं, ठीक है, ऐसे प्रधानमंत्री बने, नेहरू जी थे जैसे अपने टाइम पे, तो वो मंत्र मुक्त करने वाले थे। अब यहाँ पे प्रतिसत्ता की बात ही है, जो प्रतीक सत्ता बताए ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, कि पहले पिता, फिर उसका बेटा, फिर उसके बेटे, ऐसे प्रतीक सत्ता की भी इसमें बात हो रही है। और इसमें परंपरागत जो सत्ता होती है उसकी भी बात की गई है। तो परंपरागत सत्ता भी आपको पता होगा, जो पहले से चलती आ रही है। प्रतीक सत्ता भी ऐसे ही होती है। और एक वैधानिक सत्ता होती है, जो चुनाव के द्वारा, मतलब कि चुनाव होता है, एग्जाम, ये सब के द्वारा सरकार चुनी जाती है। तो वही सभी इनों में बताया गया है, बाकी आप इनको पोस्ट करके पढ़ लेना। तो ये क्वेश्चन भी आपका इजी है, ये भी हो जाएगा। स्वतंत्रता
वाद के आप क्या समझते हैं? स्वतंत्रवाद भी विचारधारा है, उससे आप क्या समझते हैं? देखिए, स्वतंत्रता में भी दो पहलू हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता, एक सकारात्मक स्वतंत्रता। कुछ ऐसे विचारक भी हैं, ऐसे फिलोसफर भी हैं जो नकारात्मक स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं, फिर उनके साथ और कुछ सकारात्मक को। अब नकारात्मक कैसे होगी आपको पता होगा कि स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता होती है, नकारात्मक कैसे हो जाएगी? तो देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता तब होती है जब आप किसी की भी चीज़ों का पालन नहीं करते, दूसरों के जो अधिकार होते हैं उनका उल्लंघन करते हैं, क्योंकि कभी भी कोई अधिकार मिलते हैं तो उसके साथ कर्तव्य जुड़े होते हैं। अगर आप कोई भी अधिकार आप मांग रहे हैं सरकार से तो उसके साथ कर्तव्य हैं, बट अगर आप कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं और अधिकारों का हनन करते हैं, उसका दोहन करते हैं, तो फिर वो नकारात्मक स्वतंत्रता में चल जाती है। जैसे कि आपको रात में घूमने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, बट ये स्वतंत्रता तो नहीं है कि आप दूसरों के घर में जाके दरवाजे खटखटाने लग जाओ या फिर रोड पे चिल्लाने लग जाओ, ये स्वतंत्रता नहीं है, है ना? तो अधिकार स्वतंत्रता है, बट सकारात्मक स्वतंत्रता जो किसी और को परेशान ना करे, किसी और के लाइफ में इंटरफेयर ना करे या फिर किसी और के अधिकारों का उल्लंघन, हनन ये सब ना करे। तो ये यहाँ पे ये सभी चीज़ें बताई गई हैं स्वतंत्रवाद में भी, ठीक है। और ये जो होती हैं संस्कृति को, इन सबको ये बढ़ावा देते हैं और राज्य के विकास के लिए बातें बोलते हैं। जो लक्ष्य हैं लोगों के लक्ष्यों को, कि लोगों के ऊपर जो चीज़ें थोपी जाती हैं उनका विरोध करते हैं। तो ये नहीं चाहते कि किसी के ऊपर कोई चीज़ें थोपी जाए, ये चाहते हैं कि अपनी मर्जी से जो करना है वो करे, कोई हस्तक्षेप ना करे। तो ये कौन सी स्वतंत्रता हुई? ये नकारात्मक टाइप की स्वतंत्रता हुई ना, कि आप जो भी करना चाहते हैं वो करे, कोई इंटरफेयर ना करे। तो नकारात्मक स्वतंत्रता की कि आपका राज्य जो है वो भी उसमें कुछ ना बोले, तो ये सब चीज़ें नहीं सही, ठीक है। हस्तक्षेप को मना कि हस्तक्षेप जो भी करता है उसको इनकार करते हैं। तो हस्तक्षेप तो अगर कोई क्यों करता है, जब उसको लगता है कि सामने वाला गलत है तभी तो हस्तक्षेप करेगा। तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि आप कुछ भी करो, जहाँ कोई रूल रेगुलेशन ना हो, ऐसी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। अब माओ और जो इनों के राजनीतिक चिंतन के लक्षणों के बारे में बताना है। तो ये माओ के बारे में पूरा बताया गया, उनका जन्म कहाँ हुआ था, चीन में हुआ, 26 दिसंबर 1893 को हुआ, हुनान जो शहर है वहाँ का। और इन्होंने अपने किसके ऊपर बात की थी? इन्होंने जो पिछड़े देश में सफल क्रांति लाने का कार्य किया था, इन्होंने क्रांतियाँ लाई थी, कृषि की सहायता की थी, श्रमिक की सहायता की थी, जिनके विषय में मार्क्स का विचार था कि क्रांति लाने से शक्ति होती नहीं है। मतलब इनका ये जो माओ थे ना, ये क्रांति लाना चाहते थे, पर मार्क्स का कहना था कि क्रांति से कुछ इतना होता नहीं है कुछ, ठीक है। तो क्रांति से इतना कुछ वो मतलब वो क्रांति को इतना वो नहीं मानते थे। वो कहते थे कि कृषक वर्ग के आप क्रांति ला भी दोगे तो कुछ नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इनका ये कहना था कि इनका मार्क्स का, बट माओ का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो डिफरेंट था। माओ का था कि मैं क्रांति ला के सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो वही इन दोनों की बात इनों में कही गई है। तो इसके बारे में आप पढ़ लेना। माओ और जो मार्क्स है वो दोनों का इसमें बात बताई गई है कि माओ इनके अगेंस्ट थे, वो अलग बात बोलते थे, और जो मार्क्स थे माओ के अगेंस्ट की बातें बोलते थे, क्योंकि माओ जो थे क्रांति पे ज़्यादा विश्वास रखते थे, आंदोलन पे और लोगों में जागरूकता लाने के। बट ये बोलते थे क्रांति से कुछ नहीं होता है, एक दिन ऐसा आएगा कि जो पूरा गरीब वर्ग है वो अमीर वर्ग पे हमला कर देगा। वो तो ऐसे सोचते थे बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो वही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एक स्टूडेंट है, बहुत दिन से MPS 1 के लिए वीडियो के लिए बोल रही है, बट मैं बना नहीं पाई हूँ। बट आज मेरे को थोड़ा टाइम मिला तो मैंने बना दी इसके ऊपर। बाकी और भी कोई सब्जेक्ट हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, आप मेरे को, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कट्टरवाद। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है आपके एग्ज़ाम में, मैंने हर एग्ज़ाम में देखा है, ये लास्ट क्वेश्चन मिलता है। तो कट्टरवाद क्या होता है? देखिए, एक तो होता है जो अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं, ठीक है, अपनी संस्कृति को मानते हैं, अपने धर्म को मानते हैं। एक होता है कट्टरवाद,
जो अपने संस्कृति को ऐसे मानते हैं कि सामने वाले की संस्कृति या फिर उसके जो संस्कार या उनके जो धर्म है उनसे नफरत करते हैं और अपने को ही सबसे ऊंचा बताते हैं। ठीक है, तो ये कट्टरवाद होता है एक तरीके से कि आप सामने वाले के जो वो हैं, क्या कहते हैं, धर्म है, संस्कृति है, उसको तो आप वैल्यू ही नहीं करते, खाली अपने अपने का प्रचार करते हो, अपने के ऊपर ही मतलब रहते हो। तो ये कट्टरपंथी कहलाते हैं, कट्टरवाद कहलाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे कट्टरवाद लोग होते हैं जो बहुत कट्टरवाद होते हैं अपनी मतलब संस्कृति अपने इसके खिलाफ। तो चलो सुनने की तो बहुत दूर की बात है, वो कुछ चेंज ही नहीं चाहते, वो परिवर्तन नहीं चाहते किसी भी प्रकार का, वो चाहते जैसे चल रहे हैं वैसे चलता रहे। तो वही इसमें अब चीज़ें बताई गई है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया, पूरा यही बताया गया है कि कट्टरपंथी जो लोग होते हैं अपने धर्म में बहुत विश्वास रखते हैं। ठीक है, और उनके मूल जो धर्म होते हैं या परंपरागत जो होते हैं वो चलते आते हैं, वो उसमें कोई भी चेंज नहीं करते, कोई समझौता नहीं करते। और किसी मतलब किसी कोई विपरीत उनके बोले तो छोड़ते नहीं हैं उनको। सेकंड थिंग, किसी और का भी समर्थन नहीं करते हैं, किसी और की जो धर्म संस्कृति है उनका समर्थन नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। एक बहुसंस्कृतिवाद होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आता है। बहुसंस्कृतिवाद इसके मतलब होता है ऐसे ही, बट वो डिफरेंट है, वो कट्टरपंथी टाइप के नहीं होते। वो बहुत सारी संस्कृतियों का होता है कि अलग अलग संस्कृति को मानना है, अपनी संस्कृति को मानना है। ठीक है, फिर ये इसमें बताएंगे कि कट्टरवाद कोई आधार नहीं होता किसी भी चीज़ का। ये यहाँ देखती हूँ वापस क्या है। आदर्शों की, ये जो भी आदर्श होते हैं ना, कट्टरवाद इनका खिलवाड़ कर दिया। जैसे कि किसी आदर्श है कोई कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना या फिर जो भी है, तो कट्टरपंथी जो लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों का खिलवाड़ करते हैं, मतलब कि सुनते नहीं हैं वो किसी की, अपने अपने चलाते हैं। तो इसको आप पोस्ट करके पूरा पढ़ लेना। जैसे कि उन्होंने बोला कि हमें यहाँ जाना है, तो ये इनसे पूछा जाएगा क्यों जाना है, वो कहेंगे बस जाना है तो जाना है, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। मतलब कि मैं वैसे ही बता रही हूँ एक कि है ना, इनका मतलब कोई रीज़न नहीं है बट वो काम करना है। वो होते हैं ना अंधविश्वासी टाइप में, आप समझ लो कि परंपरागत रूप से हो रहे हैं तो हो रहे हैं, वो कुछ उसमें चेंज नहीं करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है एक तकनीकी के रूप में अहिंसात्मक कार्य पर एक निबंध। कि जो तकनीकी है उस पर अहिंसात्मक कार्य बताना, अहिंसात्मक समाज के ऊपर यहाँ बताया गया। तो आपको पता ही है अहिंसात्मक जो अहिंसा था उसके देवता किसे माना जाता है, गांधी जी को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अहिंसा पे ही पूरा अपना आंदोलन, अपने देश को आज़ादी सब कुछ किया अहिंसा पे। हिंसा उन्होंने बिल्कुल नहीं होने दी, उन्होंने जितने भी आंदोलन किए अहिंसा पे किए। ठीक है, सॉरी, हाँ अहिंसा पे किए, उन्होंने कभी भी हिंसा वाले का साथ नहीं दिया। तो वही सब इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप हिंसा नहीं करते तो अहिंसा कहलाती है। हिंसा नहीं करते, बातचीत का माध्यम ढूंढते हैं तो चीज़ें जल्दी से सॉल्व हो जाती हैं, जल्दी से सुलझ जाती हैं। ठीक है, बट अगर आप जानबूझ के किसी चीज़ में हिंसा करते हैं, कुछ करते हैं, तो समाज में बिखराव हो जाता है। तो वही सब चीज़ें हैं इसमें कि यहाँ हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमारा समाज जो है अहिंसा पे आधारित होना चाहिए, शांतिपूर्ण रहना चाहिए, किसी के भी विपरीत किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, और कानून को मानना चाहिए, कानून का आज्ञा का पालन करना चाहिए, सरकार की बातें माननी चाहिए। ये सब चीज़ इसमें बताई गई हैं। अहिंसा की शक्ति क्या क्या होती है कि हम बातचीत के माध्यम से चीज़ों को समझाते हैं, उसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है, किसी प्रकार की मारपीट नहीं होती है, सामने वाले को हम अपनी बातें समझा सकते, समझौता होता है इसमें, एक तरीके समझौता, सामंजस्य, ये सब चीज़ें होती हैं, वो ये पूरा बताया गया है इसमें। तो आप इसको भी पोस्ट करके पढ़ लेना, और पीडीएफ के लिए मेरे को व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लस आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व असाइनमेंट चाहिए अपने सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, तो आप उसके लिए भी मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसके भी कुछ चार्जेस हैं। तो ये सब उसमें अहिंसा में आ रहा है कि देखिए अगर आप अपने अधिकार भी चाहते हैं तो उसके लिए भी अहिंसा होनी चाहिए, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, तभी आप अपने अधिकारों को भी ले सकेंगे।
राज्य तटस्थता पर समुदायवाद मत का परीक्षण। समुदायवाद क्या होता है? अब देखिए, एक समुदायवाद में क्या होता है कि एक ही संस्कृति के लोग रहते हैं, एक ही धर्म के लोग रहते हैं। जन समुदाय आपने सुना होगा। देखिए, हम कहीं पर भी जाए तो एक समुदाय होता है। हम बोलते हैं ना, यहाँ पे राजस्थानी समुदाय रहते हैं या वाल्मीकि समुदाय रहता है, ऐसे होता है ना, समुदाय होता है कि एक कास्ट पे या किसी धर्म पे समुदाय बना दिया जाता है। तो उस समुदाय की भी बात हो रही है इसमें, कि एक समुदाय के रूप में देखते हैं चीज़ों को, कि समाज में राजनीतिक सत्ता के रूप में देखने के इसमें। तो व्यक्ति अपने आप को मतलब बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए समुदाय में रहना ही पसंद करते हैं। देखिए, इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको और चीज़ें पता चलेगी। इसमें राज्य की भी बात हो रही है कि उदारवादी जो होते हैं वो राज्य के लिए ऐसे सोचते हैं कि राज्य जो होता है वो जन समुदाय के विरुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि राज्य की फिर अपनी नीतियाँ होती हैं, अपने कानून होते हैं, अपने निर्णय होते हैं, परंतु जो जन समुदाय होते हैं उसके अपने होते हैं। वो अपने सोच समझ के चीज़ें रखते हैं, पर राज्य के अलग होते हैं। तो इसलिए दोनों में टकराव भी हो सकता है, तो वो भी इसमें आपको बताया गया है। तो आप इसमें जन समुदाय का भी कर लेना। मैं अब इसके बाद MPSC 1 की एक और वीडियो अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ आप मेरे को मैसेज कर देना, 2-3 मैसेज कर देना MPSC 1 के लिए, ताकि मैं जल्दी कर दूँ। और आपका एग्ज़ाम जो भी पहले है उसके लिए आप मेरे को मैसेज या कमेंट कर देना, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो जो है पहले बना दूँ। एग्ज़ाम और डेट मेंशन कर देना कि वो एग्ज़ाम किस डेट को है, ताकि मैं पहले वो अपलोड कर दूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।